नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दूसरी सुविधाओं की कमी हो रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इंडिया न्यूज की पहल कोविड ओपीडी के जरिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जो आप जानना चाहते हैं उसका जवाब अगर आप खोज रहे हैं, अगर आपको कहीं से भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो वह आप इस मंच के जरिए जान सकते हैं। आप इस बीच हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। और सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अगर कोई कोरोना के सिम्टम्स को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि नए नए तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग तरीके के वेरिएंट कोरोना के सामने आ रहे हैं, तो कैसे पहचान की जाए और किन किन चीजों का इस वक्त ध्यान देना होगा? आया कि पूरे देश में ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला है और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वो हमारा शासन हो, प्रशासन हो, जनता हो, कोई भी हो, सभी लोग जिम्मेदार हैं। यदि हम पहली लहर को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते, हमने अपना यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आईएमए पहले से कहता रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था की जाए, समुचित ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जाए। और बिल्कुल ये ऑक्सीजन बेड की व्यवस्थाएं की जाएं, ये सभी चीज़ें बहुत हद तक ज़रूरी है। और पहली वेव में ही अगर हम सबक ले लेते, बहुत हद तक एहतियाती कदम उठाते, तो शायद जो दूसरी लहर है जिसने इतना ज़्यादा भयावह स्थिति बनाई, ऐसा हालात कम से कम नहीं बनते। लेकिन आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपने मन में जो भी सवाल आपको कोरोना संक्रमण से जुड़े आपके सामने हैं तो वो आप रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं जिनके जरिए आपके सवालों का जवाब हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, यानी कि हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं, वो आपके हर एक सवाल का जवाब इस दौरान जरूर देंगे। और साथ ही साथ आप अगर होम आइसोलेट हो चुके हैं, घर पर ही अगर आप अपने कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको बहुत हद तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी होंगी, जिसके बारे में आप अक्सर अपने डॉक्टर से अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाने की सोच रहे होंगे। लेकिन जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण है तो घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इस मंच के जरिए अपने हर एक सवाल का जवाब ले सकते हैं। और राकेश जी जरा आगे बढ़ते हैं। और एक और बड़ा सवाल ये भी कि अब ब्लैक फंगस हो या तमाम दूसरे और नए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि घातक और ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, तो इनकी पहचान कैसे की जाए? जी, देखिए, ऐसा है, जो म्यूकर माइकोसिस होता है, एक प्रकार की फफूंदी है या फंगस है जो पहले से है पूरी दुनिया में। और जो डायबिटीज के मरीज हैं या जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हाई डोज स्टेरॉइड पे रखा जाता है, ऐसे मरीजों को हम जो ईएनटी वाले डॉक्टर्स हैं पहले से देखते रहे हैं। और ये नॉर्मली नाक के माध्यम से प्रवेश करता है और नाक में सबसे पहले यदि नाक में डिस्चार्ज आ रहा है, नाक बंद लगती है, बहुत ज्यादा छींकें हो रही हैं, बुखार आता है, सिर में दर्द है, आंखों में लालपन होता है, ऊपरी जबड़े में यदि दांत के आसपास जुड़ा हुआ है, दर्द है, तो निश्चित रूप से ये म्यूकर माइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे मरीज, खास करके कोविड काल में, जिन्होंने कि अस्पताल में रह करके कोविड का इलाज कराया है और लंबे समय कराया है, 10-12 दिन 15 दिन यदि वो रहे हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन है वो एक आर्द्रता के रूप में दी जाती है। आर्द्रता भी रहती है, वहां नमी रहती है, तो फंगस को ग्रो करने के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जो डायबिटीज, जिनका लेवल बढ़ा हुआ, शुगर, तो यदि शुगर बढ़ा है तो भी वो म्यूकर माइकोसिस के उत्पन्न होने के लिए एक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य ये कि यदि बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम है, इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज है
और आपको यदि स्टेरॉइड्स के डोज बहुत ज्यादा लगे गए हैं तो निश्चित रूप से आप म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये म्यूकरमाइकोसिस या जो फफूंदी है ये कोई नया विषय नहीं है। हाँ, इसके पहले 1000 में से 3-4 पेशेंट हम लोग देखते थे कभी। अभी निश्चित रूप से अभी पिछले हफ्ते मैंने ही एक म्यूकरमाइकोसिस का पोस्ट कोविड पेशेंट देखा एंड आई सेड एंडोस्कोप डाला एंड द पेशेंट हैज गॉट अ ब्लैक डिस्चार्ज इन द नेजल कैविटी। तो ऐसे पेशेंट जिनमें थोड़ा सा भी काला नाक से पानी आता है, खून मिला हुआ पानी आता है, गाढ़ी नाक आती है, नाक बंद लगती है, ये सारे लक्षण म्यूकरमाइकोसिस की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको ऐसे में ये सलाह है कि आप अच्छे ईएनटी एक्सपर्ट को दिखाइए। यदि उसको आवश्यकता होगी तो वो आपका नाक का स्वाब लेगा। हो सकता है आपके सीटी स्कैन, जो साइनसिस के सीटी स्कैन होते हैं, पैरानेजल साइनसिस, उसको हम लोग एडवाइस करते हैं। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि शुरुआती दौर में हम इस फंगस को पकड़ लेते हैं और उसका समुचित इलाज करते हैं, और जैसा कि सबको मालूम है आज की डेट में कि एम्फोटेरिसिन बी इसकी जो रामबाण दवा होती है, हाँ। तो हम पहला डोज देंगे और उसके बाद में अंदर जो संक्रमण हुआ है, ठीक है, यानी कि ये कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है और आप इन सलाह के जरिए यानी कि पहचान तो कर सकते हैं क्या क्या लक्षण है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, नीरज कुमार हमारे साथ कॉलर है। नीरज, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैं नीरज कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे को कोविड हुआ था 26 अप्रैल को, और उसके बाद मेरे ये ठीक हो गया। हमने सेकंड वीक में हमने अपना टेस्ट करवाया था सीआरपी डी डाइमर, तो दैट वाज नॉर्मल। तो क्या मुझे एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो ये सवाल है राकेश जी, जरा सवाल का जवाब। बिल्कुल नीरज जी। जी देखिए नीरज जी, इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि सीआरपी डाउन हुआ है इसका मतलब है कि आपका जो वायरस का संक्रमण है वो खत्म हो चुका है, आपके अंदर वायरस की एक्टिविटी नहीं है। और यदि डी डाइमर आपका 500 के नीचे है तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई माइक्रो एंजियोपैथी या ब्लड क्लॉट्स फेफड़े के अंदर फंसे होने की संभावना नहीं है। हाँ, आप चाहें, आप यदि 40 के ऊपर हैं तो इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम 1 महीने तक सेवन कर सकते हैं। पानी खूब पीजिए, खून पतला होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि डी डाइमर आपका कम है, नॉर्मल है, आपका सीआरपी नॉर्मल है, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस समय पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। तो नीरज जी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके मन में जो सवाल था, जो शंका थी, वो दूर हुई होगी। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं राकेश जी। इस दौरान कुछ और भी चीजें हैं। एक स्टीरॉइड्स का यहाँ पर मामला सामने आया, आपने खुद भी जिक्र किया कि शुरुआत में ट्रीटमेंट के तौर पर स्टीरॉइड्स दिए गए कुछ मरीजों को, और उनमें ही ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसा जब पहले से मालूम था कि ब्लैक फंगस ज़्यादा स्टीरॉइड्स की मात्रा देने से हो सकता है, तो शुरुआती ट्रीटमेंट में आखिर ऐसा स्टीरॉइड्स इतना क्यों दिया गया? राकेश जी। डॉक्टर राकेश, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया। लेकिन लगातार हम आपको, दरअसल ये इंडिया न्यूज़ की ओपीडी है जिसके ज़रिए, क्योंकि आपको बहुत हद तक सुगमता के साथ आपकी जो परेशानियां हैं, घर बैठे आपकी हर एक परेशानी का समाधान आपका घर बैठे ही हो पाए, और आपको हर एक बीमारी के बारे में आपको जानकारी मिल पाए। कोरोना संक्रमण से जुड़ी अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी लक्षण नजर आता है, या उससे कैसे आपको लड़ना है, कैसे आपको निपटना है, ये सभी चीजें, ये आपको सुझाव और ऐसी सलाह आपको इस ओपीडी के जरिए मिल सकती है। और आपने अगर अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी सवाल यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आपका जो सवाल का जवाब है वो यहाँ पर डॉक्टर साहब, जो कि इस पैनल के जरिए हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपके हर एक सवाल का यहाँ पर जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं, और ये देखा गया कि शुरुआत में स्टीरॉइड्स की मात्रा जब ज़्यादा हो गई तो उसके बाद अब उन्हीं मामलों में, उन्हीं पेशेंट्स जब वो रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं कोरोना से, तो उनमें ब्लैक फंगस की जो लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर ब्लैक फंगस भी हो गया है,
अगर इसके लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर्स के द्वारा भी अगर आपने कंसल्ट कर लिया है, तो अब आगे क्या किया जाए, इसको लेकर के भी हम यहाँ डॉक्टर राकेश हमारे साथ लगातार जो कि कार्यक्रम में बने हुए हैं, हम उनसे ये जानेंगे जरूर और ये समझेंगे, आप तक भी पहुंचाएंगे कि क्या आखिर आगे इसके समाधान के रास्ते हो सकते हैं। डॉक्टर राकेश, अगर अब लक्षण हमने बता दिए हैं अपने सभी दर्शकों को कि ब्लैक फंगस अगर होता है तो उसके लक्षण क्या, लेकिन अगर अब इससे बचना है तो उसके लिए क्या किया जाए? जी जी, देखिए, जहां तक उसमें बचने का प्रश्न है तो मास्क लगाना जरूरी है। धूल धक्कड़ जो गंदगी वाली जगह है वहां का परहेज करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, ये समझ लीजिए हवा में पाया जाता है और सबको नहीं पकड़ता है। केवल जैसा मैंने बताया कि यदि आपकी बॉडी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कैंसर है या उस तरह की बीमारियां हैं, तो आपको हो सकता है हाथ के माध्यम से वो नाक में चला जाए और वो पनपने लगे। तो आपको बचाव ये करना है कि संतुलित भोजन करिए, मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और ज्यादा धूल धक्कड़ वाली जगह में मत जाइए। ठीक है, इसमें लेकिन डॉक्टर राकेश एक चीज और ये भी कि शरीर के आखिर किन अंगों पर इसका असर हो सकता है? आप कह रहे हैं कि अगर जैसे कि अगर कोई गंभीर बीमारी है, डायबिटीज है या फिर कैंसर पेशेंट है, तो सिर्फ आंखों पर इसका असर होगा या शरीर के दूसरे अंग भी इससे प्रभावित होंगे? जी जी जी, देखिए, आंख तो बाद में प्रभावित होती है, सबसे पहले नाक के माध्यम से प्रवेश करता है। तो ये जो भ्रांति है कि नहीं ये आंख से प्रवेश करता है, ये गलत है। नाक के माध्यम से ही प्रवेश करता है, इसलिए मास्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नाक से जाएगा तो जो साइनसेस जुड़े हैं वो बिल्कुल आंख के पास में होते हैं और इसलिए नाक का जो बचाव है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, और वो आंख में संभावना बाद में होती है, यानी कि नाक का बचाव बहुत हद तक जरूरी है और इसके बचाव के लिए आपको मास्क पहनना बहुत हद तक जरूरी है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप सुनील हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी 25 दिन पहले ठीक हो गई थी कोरोना में। ठीक है, हाँ, और अब क्या थोड़ा सा कंधों में दर्द हो रहा है और चेहरे पर हल्की सी सूजन आ रही है। ठीक है, तो कंधों में दर्द है और चेहरे पर सूजन है, ये सुनील का सवाल है। डॉक्टर राकेश, क्या किया जाए? जी, ऐसा है सुनील जी, एक बार उनका अपने को सीबीसी सीआरपी डी डाइमर करके देखना चाहिए और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि वो अभी भी विटामिन D3 का सेवन करते रहें और संतुलित भोजन करें। कंधों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोविड के अलावा भी। इसको अपन एकदम से पोस्ट कोविड सिक्वली बोलें या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बोलें, ये सही नहीं है। हो सकता है शरीर में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D3 की कमी हो, तो ये एक बार बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, एक लीवर का फंक्शन, एक किडनी का फंक्शन, एक विटामिन D3, एक कैल्शियम और ग्लूकोज, ये करके देख लें। यदि ये सब नॉर्मल है तो निश्चित रूप से घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, यदि बहुत दर्द होता है तो कंधों में कोई एंटी इंफ्लेमेटरी जो ट्यूब्स आती हैं, बहुत सारे जेल होते हैं, वो लगाएं और विटामिन D3 और कैल्शियम का सेवन करें और पैरासीटामोल का सेवन कर सकती हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं सुनील जी, आपके जो सवाल है, आपका जो मन में शंका थी, उसका जवाब आपको मिला होगा। लेकिन आप एक सवाल ये भी है डॉक्टर राकेश कि जो लोग हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली हैं, उसके कुछ समय बाद भी, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो संक्रमित हो जाते हैं, ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कोई स्पष्ट कारण तो अभी नहीं कहा जा सकता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा, राष्ट्रीय न्यूज में था कि हमारे आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का निधन हुआ और उनको दोनों कोरोना वैक्सीन लगी। और मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं एक ईएनटी का सर्जन हूं, 27 साल से ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे को 27 फरवरी 28 फरवरी तक दोनों डोज कोविशील्ड के लग चुके थे, लेकिन मैं 8 अप्रैल को खुद संक्रमित पाया गया। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपके शरीर के अंदर उतनी एंटीबॉडी नहीं बनी जितना बनना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। ये यानी कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और आपकी जो बिल्कुल इस बात से घबराएं नहीं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मयंक। बहुत स्वागत है मयंक,
पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ईएनटी का पेशेंट रह चुका हूँ और मुझे गले में प्रॉब्लम रहती है। थ्रोट इन्फेक्शन का भी पहले केस आ चुका है। मैंने 1 महीने तक एंटीबायोटिक्स की पूरा कोर्स चला था मेरा। अभी भी गले में खराश रहती है, गले में दर्द रहता है सर, और जैसे ज्यादा समय तक खाना ना खाओ तो ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ चुभ रहा है गले में, और खराश भी रहती है 12 महीना। तो सर इसकी वजह क्या होगी सर इसकी? ठीक है। देखिए मयंक जी, ऐसा है, यदि आपको पहले से ये बीमारी है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको क्रोनिक सेप्टिक टॉन्सिल्स हैं, या आपको पोस्ट नेजल ड्रिप है, साइनस का इन्फेक्शन है जो नाक से उतर के गले में आता है, तो गले में वो ऐसा एहसास करता है कि कुछ फंस रहा है, छिला लगता है, गड़ता है, और कई बार टॉन्सिल के पीछे एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लासोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया, कि कुछ देर के लिए दर्द होगा, कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा। बट वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यदि आपको संक्रमण बना हुआ है तो मेरी सलाह यह है कि एक बार आरटी-पीसीआर करके देख लीजिए कि अपन कोई चीज चूक तो नहीं रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि हो सकता है ये, क्योंकि कोविड के कोई लक्षण, हर चीज एक कोविड है आज की डेट में वर्तमान स्थिति में, तो हमको आरटी-पीसीआर करके ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम कोविड के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि नहीं साहब, टॉन्सिल का पुराना इन्फेक्शन है हमारा। ठीक है, ठीक है मयंक जी? ठीक है। ये एक सवाल यहाँ पर, इस सवाल का जवाब ज़रूर मिला है मयंक को, लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश, इसमें एक चीज़ और भी कि अलग अलग शोध हुए और शुरुआत में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ये माना गया कि बहुत हद तक इसका उपचार हो सकता है, कोरोना से बचाव का एक बहुत अच्छा रास्ता है, और इसलिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी लोगों को आगे आने के लिए कहा भी गया, अपील की गई। लेकिन अब आईसीएमआर की तरफ से ये कह दिया गया है, साफ किया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी इतनी कामयाब और कारगर नहीं है। जी देखिए, ऐसा शुभेंदु जी, आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में कल स्पष्ट रूप से कर दिया है कि इसको जो कोविड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, उससे प्लाज्मा को अलग कर दिया गया है। और उसका कारण यह है कि प्लाज्मा से एंटीबॉडी हम मरीज को देते हैं, और हो सकता है वो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में वायरस है वो एंटीबॉडी अलग से बना रहा है, और वो एंटीबॉडी की पहचान यदि वो नहीं कर पाता है तो इससे फायदा होने की जगह कई बार हो सकता है कि जो टी सेल्स होते हैं वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसा बहुत से मरीजों में देखा गया है। इसलिए विदेशों में ने भी ये प्लाज्मा थेरेपी को अभी अपनी कोविड गाइडलाइन से ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, भारत ठीक है। तो यानी कि फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी को रोक दिया गया है, आईसीएमआर की तरफ से इसको लेकर के स्पष्ट किया गया था। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नीता। बहुत स्वागत है नीता, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जब से वैक्सीन लगाई है मुझे सिर में दर्द बहुत रहता है। वैक्सीन के हिसाब से होता है? ठीक है जी। अच्छा, देखिए नीता जी, ऐसा है, वैक्सीन, आपकी अवस्था कितनी है? एज कितनी है नीता जी, आपकी एज कितनी है? मेरी आपकी उम्र कितनी है नीता जी? 48 ईयर्स। 48, ठीक है। और कोई डायबिटीज, साथ में कोई बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है? 48 ईयर्स से। नहीं नीता जी, आपको इसके साथ कोई बीमारी भी है, डायबिटीज है या कोई और दूसरी बीमारी भी है? हमको थायराइड है। ठीक है, थायराइड भी है। जी। आपको पहले से सिरदर्द की बीमारी, पहले सिरदर्द होता था आपका कभी कभी कोविड के पहले? नहीं, पहले कोई हमको सिर में दर्द नहीं रहता था। देखिए, सिरदर्द के सैकड़ों कारण होते हैं। अपन ने चूंकि वैक्सीनेशन लगवाया है इसलिए उसको डायरेक्ट उससे जोड़ना ये ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि आप 48 ईयर्स की हैं तो आपको एक बार आई चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, और एक ईएनटी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए कि कहीं साइनस का इन्फेक्शन तो नहीं है। वो देख के तय करेंगे कि आपकी आंखों में चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा है, या कोई साइनस का इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार ये वॉस्कुलर हेडिक होता है, एक प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन, है ना। तो ये इसको तय करेगा वो डॉक्टर। एक बार आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए नीता जी, ठीक है ना? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं नीता जी आपका जो सवाल है आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिला होगा। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है डॉक्टर साहब कि
कमज़ोरी बहुत हद तक महसूस होती है। रिकवर हो जाते हैं मरीज़, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसके फिर ये मानते हैं कि ब्लैक फंगस तो नहीं है या कोई और दूसरा कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है शुभेंदु जी, ये वायरस बड़ा नोटोरियस है, हर मरीज को अलग अलग तरीके से परेशान करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो आंखें हैं, चाहे आपकी हड्डियां हैं, चाहे आपकी चमड़ी है, चाहे आपका लिवर है, चाहे किडनी है, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपका हार्ट है, तो सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है। और निश्चित रूप से इससे आदमी को बहुत कमजोरी होती है। मेरे पिताजी को स्वयं कोविड हुआ और मेरे को स्वयं हुआ है, पूरे परिवार को हुआ है। तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है, कई बार मैं खड़ा होता हूं कि वीकनेस हो रही है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करना चाहिए। आपको लगता है दूध पीजिए, आपको लगता है अंडे खाइए, हरी सब्जियां फल फूल खाइए और मनोबल को बढ़ा के रखिए। ठीक है, तो यानी कि अपने खान पान पर आपको बहुत हद तक ध्यान रखना होगा और आपकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे आपकी बूस्ट होने लगेगी। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, संतोष इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। संतोष, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, पूछिए। सर मेरे को महीना और पहले कोविड हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज होकर 3 तारीख को आ गया हूँ, 3 मई को। और शरीर में कमजोरी है, खैर उनका मैं दवा ले रहा हूँ दूसरे डॉक्टर से करके। लेकिन एक चीज है सर, वहाँ पर मेरे को मुंह में छाला टाइप हो गया था, वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि मेरा कोविड हुआ था, तो मेरे को वैक्सीन अगर लगवाना है तो कब लगवाऊं, फिर कितने दिन के बाद लगवाना उचित रहे। ठीक है, जरा जान लेते हैं डॉक्टर राकेश। ये शुरुआत में हम इससे पहले यही सवाल कर रहे थे कि कमजोरी महसूस होती है तो क्या करें। जी जी, देखिए इसमें कमजोरी तो अपेक्षित है, ये होने होना है। इसने प्रोटीन को बहुत डैमेज करता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट लेना है। और ऐसी सब्जियां जिसमें लौह तत्व होते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है। आपको लगता है तो एक बार सीबीसी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। और दूसरे प्रश्न का जवाब कि आपने, यदि आपको कोविड हो गया है तो आपको वैक्सीनेशन करीब 3 महीने के बाद, ये मान के चलिए 6 से 8 हफ्ते के बाद आपको वैक्सीनेशन लगना चाहिए। वर्तमान स्थिति में ऑलरेडी आपके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, तो आपको अभी आवश्यकता नहीं है एकदम से वैक्सीनेशन की। ठीक है, तो वैक्सीनेशन की अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत सी सलाह दी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे थे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये सलाह रही होगी। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।